आज हम एक कहानी से शुरू करते हैं। पुरानी कहानी, कॉलोनियल पीरियड के वक्त की, जब ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर राज था। तब एक प्रोफेसर थे। वो प्रोफेसर को ब्रिटिशर्स कैद कर देते हैं, उनको पहले अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट किस जुर्म में करते हैं कि उन्होंने अपने देश के साथ दगाबाजी की है, अपने देश को धोखा दिया है। और इस चक्कर में उनको अरेस्ट किया जाता है। और जैसे ही वो अरेस्ट होते हैं, उनको एक जेल में रखा जाता है, एक अंधेरी जेल। वहां पर ही खाना खाना है, वहां पर ही सुसु पोटी करनी है, सब कुछ वहीं पर करना है, जहां पर रोशनी दूर दूर तक नजर नहीं आती। एक ऐसी कोठरी में उन्हें रख दिया जाता है। अब आप सोचिए कि ऐसी कोठरी में अगर मैं खुद को रखता हूँ या किसी इंसान को रखता हूँ, जबकि उसका कोई जुर्म ही नहीं है, तो उसके मन में कितने ख्याल आएंगे, उसके दिमाग में, उसके माइंड में कितने सारे थॉट्स घूमने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि फांसी की टेंशन होगी, मौत की टेंशन होगी, मेरे फैमिली वाले कैसे होंगे, उनके ऊपर ये कोई जुल्म ना कर दे, है ना। मल्टीपल थॉट्स घूम रहे होते हैं कि मैं यहाँ से कभी बाहर निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा। हजारों ख्याल अपने दिमाग में घूम रहे होते हैं। लेकिन इस शख्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही ये कार कोठरी में गए, इनको एक अलग तरह की आज़ादी मिली। ये कोई फिजिकल आज़ादी नहीं थी, ये आज़ादी थी एक्सपीरियंसेस की, योगिक एक्सपीरियंसेस की, लिबरेशन की। और ये कोई फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक रियल कहानी है, एक रियल इंसान के बारे में, जिसका नाम था श्री औरोबिंदो। तो बस आज हम यही समझने वाले हैं इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में, इंटेग्रल योगा बाय श्री औरोबिंदो। ओके। जैसे कि आप यहाँ नाम में ही देख पा रहे हो, श्री औरोबिंदोज इंटेग्रल योगा, मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है कि इंटेग्रल योगा किसने फाउंड किया है। फाउंडेड बाय श्री औरोबिंदो, है ना। हम थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। पहले हम औरोबिंदो के बारे में जानते हैं कि वो कौन है। ठीक है, यहाँ पर मैं फोटो लगाना भूल गया औरोबिंदो की। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। सो ये है श्री औरोबिंदो। ठीक है, ये है श्री औरोबिंदो। इनका जन्म कैलकाटा में हुआ था। इनका जन्म कैलकाटा में हुआ था 1872 में। जो आज का कोलकाता है, तब उन्हें कैलकाटा कहते थे। तो 1872 में इनका जन्म हुआ था, टू बी प्रिसाइज 15 अगस्त 1872 को इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपना एजुकेशन इंग्लैंड में लिया। ठीक है। और धीरे 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 ये अपने करियर में आगे बढ़ते गए। जैसे कि सबसे पहले ये प्रोफेसर थे बड़ौदा कॉलेज में। बड़ौदा कॉलेज में ये कौन थे, प्रोफेसर थे। और वहां पर वो इंग्लिश और फ्रेंच ये पढ़ाया करते थे। उसके बाद ये 1906 में ये प्रिंसिपल बन गए। 1906 में ये प्रिंसिपल बन गए, कौन से कॉलेज के, कैलकाटा कॉलेज के। और इमीडिएटली 2 सालों बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इमीडिएटली उन्हें 2 साल बाद अरेस्ट कर लिया गया और अलीपुर जेल में उन्हें रखा गया। कौन सी जेल में रखा गया, अलीपुर जेल में। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी इंसान को बगैर किसी वजह के जेल में डाल दिया जाए, कार कोठरी में डाल दिया जाए, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं है, कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है पता नहीं चल रहा, एक ही जगह पे खाना है, पीना है, सोना है, सुसु पोटी करनी है, सब कुछ इतना मेस्ड अप है, तो इसमें हमारे थॉट्स कैसे प्योर रहेंगे, नहीं रह सकते। लेकिन उस कार कोठरी में उनको रियलाइजेशन हुआ, किस चीज का, योगिक रियलाइजेशन। वो लिबरेशन पर पहुंच गए।
और तभी उन्होंने इंटेग्रल साइकोलॉजी, जिसे हम इंटेग्रल योगा भी कहते हैं, उसको फाउंड किया, उससे उसका ओरिजिनेशन किया, जिसे हम समग्र योगा भी कहते हैं। 3 नाम है इसके, इंटेग्रल साइकोलॉजी, इंटेग्रल योगा और समग्र योगा। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 4 पिलर्स ऑफ इंटेग्रल साइकोलॉजी या इंटेग्रल योगा। 4 पिलर्स। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जो भी हमारा एक्सटर्नल चीजें जो भी है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सटर्नल फोर्स है, उसके बाद स्टीम ये एक्सटर्नल फोर्स है, फायर एक्सटर्नल फोर्स है, ये जो ग्रेविटी है ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, इनको समझने के लिए हमारे पास जो है, हम उसे कहते हैं साइंस, है ना। साइंस के थ्रू हम इन एक्सटर्नल फोर्सेस को समझ पाते हैं। बट व्हाट अबाउट इंटरनल फोर्सेस? इंटरनल फोर्सेस को हम किस तरह समझेंगे? कौन समझाएगा हमें हमारा इनर, हमारे सोल के बारे में? तो यहीं पर जो फाउंड होता है और यहीं पर जब हम डिस्कस करते हैं, वो है इंटेग्रल योगा, है ना। अब ये जो इंटेग्रल योगा है, इसका जो फाउंडेशन है, इंटेग्रल योगा का जो फाउंडेशन है, वो बेस्ड है 4 पिलर्स के ऊपर, 4 पिलर्स के ऊपर। इन्हें हम पॉस्टुलेट्स भी कहते हैं। ठीक है। 4 या 4 पॉस्टुलेट्स के ऊपर इंटेग्रल योगा का फाउंडेशन है। ठीक है। तो अगर कोई भी कभी भी पूछे कि इंटेग्रल इंटेग्रल योगा का फाउंडेशन कितने पिलर्स के ऊपर है या कितने पॉस्टुलेट्स के ऊपर है, तो देयर इज आंसर 4 पॉस्टुलेट्स और 4 पिलर्स के ऊपर इंटेग्रल योगा या इंटेग्रल साइकोलॉजी या समग्र योगा बेस्ड है। ओके। सबसे पहला जो पिलर है या जो पॉस्टुलेट है, उसे कहते हैं नॉन डुअलिटी। उसे क्या कहते हैं? नॉन डुअलिटी। सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि इस दुनिया में सब कुछ एक है। मतलब मेरा दिमाग अलग नहीं है, मेरा माइंड अलग नहीं है, मेरी बॉडी अलग नहीं है, ये यूनिवर्स अलग नहीं है। सब कुछ एक ही है और एक ही फोर्स से आया हुआ है। इसे हम कहते हैं नॉन डुअलिटी। ठीक है। सेकंड जो पिलर है इंटीग्रल योगा या इंटीग्रल साइकोलॉजी का, उसे कहते हैं मल्टी डायमेंशनलिटी। उसे क्या कहते हैं हम? मल्टी डायमेंशनलिटी। अब नॉन डुअलिटी के पूरी तरह से विपरीत यह है मल्टी डायमेंशनलिटी। इसका मतलब ये होता है कि हर एक चीज अलग है। हमारा जो आउटर सेल्फ है, फिजिकल बॉडी जो है वो अलग है। हमारे जो वाइटल्स है, मतलब जो इनर वाइटल ऑर्गन्स है वो अलग है। हमारा जो मेंटल है, हमारा जो माइंड है वो अलग है। हमारा जो स्पिरिचुअल बिलीव्स है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, वो स्पिरिचुअल बिलीफ अलग है। और यही मल्टी डायमेंशनलिटी में हमें समझ में आता है। जैसे कि इधर लिखा हुआ है, वी एग्जिस्ट ऑन मल्टीपल लेवल्स। फिजिकल लेवल, जैसे कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है ना। उसके बाद वाइटल लेवल, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी, ये सब कुछ अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं, ये भी अलग है। मेंटल, जो हमारा माइंड है ना, ये भी अलग है। जो हमारा सोल है, ये भी अलग है। और लास्ट है स्पिरिचुअल। हम अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई। अभी हिंदूज में भी अलग अलग टाइप्स है, बुद्धिस्ट अलग अलग टाइप्स है। तो हर किसी की प्रैक्टिसेस अलग अलग है। तो ये है मल्टी डायमेंशनलिटी। तो ये हो गया सेकंड पिलर या सेकंड पोस्टुलेट ऑफ इंटीग्रल साइकोलॉजी। हम थर्ड पोस्टुलेट पर या थर्ड पिलर पर आता है। थर्ड पिलर क्या बताता है हमें कि ह्यूमन साइक को कंप्लीटली पढ़ना, मतलब ह्यूमन माइंड को कंप्लीट स्टडी करना, उसका फुल पोटेंशियल का स्टडी करना, ये है होलिज्म। इसे हम क्या कहते हैं? होलिज्म। ठीक है। और जो फोर्थ है वो है इवोल्यूशन। हम देख सकते हैं कि हम हमारी लाइफ में इवॉल्व होते हैं।
पहले हमें बात करना नहीं आता, चलना नहीं आता, लेकिन धीरे 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 हम इवॉल्व होते हैं, हम सीखते हैं हर चीज। पैदा होने से लेके मरते दम तक इंसान सीखता रहता है। और अगर वो कह रहा है कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, मेरे लाइफ में अब कुछ सीखने के लिए बचा नहीं है, तो शायद वो झूठ बोल रहा है, या ईगो उसके सर पे चढ़ चुका है। क्योंकि हम पैदा होने से मरते दम तक बस और बस पढ़ते रहते हैं, अपने आप को डेवलप करते रहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं और इवॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, तो यही है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ठीक है, कॉन्शियसनेस इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग टूवर्ड्स द डिवाइन। हम यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं, कहाँ? सुप्रीम पावर की तरफ, डिवाइन एनर्जी की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं, है ना? तो ये है आपकी 4 पिलर्स। फर्स्ट पिलर है नॉन ड्युअलिटी, सेकंड पिलर है मल्टी डायमेंशनलिटी, थर्ड पिलर है होलिज्म, एंड जो फोर्थ पिलर है वो है इवोल्यूशन। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री देख ली, ठीक है, हमने औरोबिंदो के बारे में समझ लिया, हमने ये जो इंटीग्रल योगा है इनके पिलर्स के बारे में समझ लिया। लेकिन इंटीग्रल योगा क्या है सर? ये तो आपने बताया नहीं, इंटीग्रल योगा क्या है एक्चुअली। तो एक सिंपल लाइन, एक सेंटेंस में मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि इंटरनल योगा, इंटीग्रल योगा क्या है, तो हमारा जो इनर सोल है उसे खुद से जोड़ना, मतलब इंटीग्रल योगा। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, हमारा जो इनर सोल है उसे हमें खुद से जोड़ना है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रल योगा। ठीक है, ज्वाइनिंग इंटरनल कॉन्शियसनेस विथ ट्रू इनर सेल्फ, ये है हमारा इंटीग्रल योगा। इसमें क्या होता है, इसका गोल क्या है इंटीग्रल योगा का? तो हमें फुल्ली ट्रांसफॉर्म कर देता है। किस तरह ट्रांसफॉर्म करता है, किस तरह प्रैक्टिस करते हैं, वो आगे देखते हैं। लेकिन इंटीग्रल योगा में हम फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अगर आज आपने खुद के बारे में कुछ 10 पॉइंट्स लिखे कि मेरे अंदर ये अच्छाई है और ये बुराई है, और उसके बाद आपने इंटीग्रल योगा की प्रैक्टिस शुरू की, और कुछ 2 महीने, 5 महीने, 1 साल बाद अगर आपने उन पॉइंट्स को वापस देखा, तो यू विल बी श्योर कि मेरे अंदर इतने चेंजेस आ गए, ये सारी चीजें तो अब मेरे अंदर है ही। मैं बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। ये है द पावर ऑफ इंटीग्रल योगा। ठीक है, तो उसका एक बेसिक गोल ही ये है कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, फुल्ली ट्रांसफॉर्म करना है ना? नेक्स्ट इसमें क्या आता है, हार्मोनाइज फिजिकल, वाइटल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट इनटू वन प्रैक्टिस। इधर हार्मोनाइज जो शब्द यूज हुआ है, इसको हम समझते हैं तराजू की तरह। ये बैलेंस बना के रखता है। ठीक है, बैलेंस बिटवीन फिजिकल बॉडी, वाइटल आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, मेंटल आपका जो माइंड है, जो आपका सोल है, और स्पिरिचुअल, जिसी भी आप भगवान में आप बिलीव करते हैं, या जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो सारा एलिमेंट्स को एक करके बैलेंस करना, ये इसका सिंथेसिस है। और यही इंटीग्रल योगा करता है। इंटीग्रल योगा में आप फिजिकल बॉडी की भी प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनल योगा में आप वाइटल ऑर्गन की भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फिजिकल बॉडी में हम सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, कुछ मुद्राएं कर रहे हैं, वाइटल ऑर्गन्स के लिए डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, मेंटल के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, स्पिरिचुअल के लिए आप मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। तो ये सारी चीजें मिलाकर एक जगह पर लाना और उसे बैलेंस करना, जिससे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सके बेटर वे में, इसे हम इंटीग्रल योगा कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक यूजेस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ इनर बीइंग। ठीक है, जो भी हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं या जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसे साइंटिफिकली स्टडी करते हैं हम इंटीग्रल योगा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि क्या क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं हम इंटीग्रल योगा में, तो वो अभी हम एक एक करके देखते हैं। तो इस इन प्रैक्टिसेस में 6 पाथ होते हैं। कितने पाथ होते हैं? 6 पाथ्स। ठीक है, 6 पाथ होते हैं इन प्रैक्टिसेस में। सबसे पहला जो पाथ है जिसे कहते हैं हाथ योगा, जिसे क्या कहते हैं? हाथ योगा। ठीक है, पाथ टू
फिजिकल प्रैक्टिस, पाथ टू फिजिकल प्रैक्टिस, इसे और क्या कहा जाता है हाथ योगा को? पाथ टू फिजिकल प्रैक्टिस। अब इसमें क्या क्या फिजिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं? आसनास, जैसे कि मैंने कहा सूर्य नमस्कार कर रहे हो, है ना, दंड बैठक कर रहे हो, जो कुछ भी है, जो कुछ भी आसन ऑफ परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी यूज हो रही है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उसे हम आसनास कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट हाथ योगा। दूसरा हाथ योगा है प्राणायाम। दूसरा हाथ योगा है प्राणायाम। अभी जो पहला वाला है इसके अंदर हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दिया गया है। जो फर्स्ट आसनास है इसके ऊपर कहाँ ध्यान दिया गया है? फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर। सेकंड जो प्राणायाम है इसके अंदर वाइटल्स के ऊपर ध्यान दिया गया है, जैसे कि इधर डीप ब्रीदिंग टेक्निक यूज हो रही है। प्राणायाम में हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, प्राणायाम में हम क्या करते हैं? डीप ब्रीदिंग करते हैं, है ना। जैसे कि साइंटिफिकली अगर हम समझे कि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, मल्टीपल थॉट्स हमारे दिमाग में इधर से उधर भागने लगते हैं, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आंखें बंद करो, रिलैक्स हो जाओ और लंबी सांसें लो। जितनी लंबी सांसें लोगे उतना ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और वो ब्लड जैसे ही ब्रेन तक पहुंचेगा ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, और हमारा माइंड या हमारा ब्रेन धीरे 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 काम होगा, शांत होगा, है ना। तो प्राणायाम यही है, डीप ब्रीदिंग करते हैं हम कि जिससे हमारा माइंड रिलैक्स, हमारा ब्रेन रिलैक्स हो, और जितने भी ओवर थिंकिंग वाले थॉट्स है या जो कुछ भी है वो हमारे माइंड में आना बंद हो जाए। तो ये है प्राणायाम। थर्ड जो आता है इसके अंदर ये होता है मुद्रास। थर्ड जो है वो है मुद्रास। जैसे कि प्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर कि उधर प्रेशर लगाया हमने तो ब्रेन के पर्टिकुलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, पर्टिकुलर सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, और जिस कारण हम बेटर फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं, या हमारा परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। जैसे कि कई तरीके की मुद्राएं होती है। कभी किसी ने ऐसा पकड़ लिया कि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ये एक तरह की मुद्रा है, जैसे कि आप देख पाओगे ये एक मुद्रा है, ये एक मुद्रा है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ मुद्रा है जहाँ पर हम अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये जो है यहाँ पर हमारी फिजिकल बॉडी यूज हो रही है, वाइटल्स, मेंटल और फिजिकल बॉडी के लिए जो भी हम चीज कर रहे हैं वो है हाथ योगा। तो ये पहला पाथ था। नेक्स्ट पाथ जो आता है उसे हम कहते हैं राज योगा। इसे और एक नाम है पाथ ऑफ कंसंट्रेशन। पाथ ऑफ कंसंट्रेशन, पाथ ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन करने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो है वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। ठीक है, आप आंख बंद करते हो किसी एक पोजीशन में या किसी एक आसन में बैठकर, आंख बंद कर कर दोनों आंखों के बीच में फोकस करते हो, डीप ब्रीदिंग करते हो और मेडिटेट करते हो, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है, और हमारा माइंड शांत होना स्टार्ट होता है। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, पैनिक, वो सारी चीज़ें धीरे 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 कम होना स्टार्ट होती है। तो ये होता है आपका मेडिटेशन। ठीक है, ये सुपर कॉन्शियस लेवल पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है कंसंट्रेशन, धारणा। अभी जो कंसंट्रेशन है, धारणा जो है, ये किया किस तरह जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दिया ले लिया, ठीक है, या कोई भी मैंने कुछ अगरबत्ती ले ली, दिया ले लिया, या कुछ मटेरियल या कुछ मूर्ति ले ली मैंने, गणपति की मूर्ति है या सरस्वती की मूर्ति है या किसी की इमेज वगैरह है, और मैं सारी चीजें जो मेरे इन्वायरमेंट में अगल बगल जो चीज, ये जैसे पंखे की आवाज आ रही है, बाहर शोर है, वॉट एवर इट विल बी, मैं बस उस मूर्ति के पास, उस दिए के पास कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं फुल कंसंट्रेशन, फुल फोकस के साथ अटेंटिवली बस और बस उस दिए को देख रहा हूँ, बस और बस उस गणपति की मूर्ति को देख रहा हूँ, उस तस्वीर को देख रहा हूँ। इसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन या धारणा।
इससे हमारी मेंटल कैपेसिटी इंप्रूव होती है, फोकस इंप्रूव होता है, और किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा समय तक हम काम कर सकते हैं, ये हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इतना हम कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाता है। तो ये होता है आपका कंसंट्रेशन धारणा। ठीक है। नेक्स्ट पाथ जो है वो है भक्ति योगा। नेक्स्ट पाथ जो है वो है भक्ति योगा। ठीक है, पाथ ऑफ डिवोशन, इसे क्या कहते हैं? पाथ ऑफ डिवोशन। हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था साइकोलॉजी ऑफ भगवत गीता में कि भक्ति योगा के बारे में, है ना? कर्म योग होता है, जन योग होता है, भक्ति योग होता है, ऐसे हमने 3 योग देखे थे। तो भक्ति योग में हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान के सामने हो या यूनिवर्स के सामने हो, हम सूरज को जल चढ़ा रहे हैं, ये भी भक्ति योगा है। हम नदियों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, ये भक्ति योगा है। हम पेड़ को पानी चढ़ा रहे हैं, तुलसी को पानी चढ़ा रहे हैं, उसकी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, भक्ति योगा है। हम भगवान के सामने दिया जला रहे हैं, आंख बंद कर कर उससे कुछ मांग रहे हैं, ये भक्ति योगा है ना? नेक्स्ट होता है कीर्तन। भजन हो गया, कीर्तन हो गया, रामलीला हो गई, ये सारी जो चीजें हैं, ये है आपका कीर्तन, जहां पर आप भगवान के बारे में गाने गा रहे हो, उनका नाम जप कर रहे हो, उनके बारे में कथा सुन रहे हो, या जो एक्चुअली रामायण हुई थी, जो महाभारत हुई थी, वो सामने लोग एक्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हो कि देखो भगवान ये कर रहे हैं, देखो भगवान ऐसे थे, देखो भगवान का बिहेवियर ऐसा था। तो ये हो गया आपका कीर्तन, पाठ, भजन वाला। ठीक है। तो ये सारा जो है ये थर्ड पाथ है, जिसे हम कहते हैं भक्ति योगा, है ना? फोर्थ पाथ जो है ये है फोर्थ पाथ। फोर्थ पाथ है कर्म योगा। इसे हम कहते हैं पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ एक्शन जो क्या है? कर्म योग। कर्म योग के बारे में बताएं। कर्म का मतलब ही क्या है? कर्म का मतलब है काम करना, है ना? पर अब आप किस तरह का काम करते हो वो भी डिपेंड करता है। गण कर्मा है, निष्काम कर्मा है, अकर्मा है या विकर्मा है। लेकिन बेसिकली जब हम कर्म योगा की बात करते हैं औरोबिंदो के इसमें, ठीक है, इंटीग्रल योगा के अंदर, जब भी हम कर्म योगा की बात करते हैं तो इसके अंदर निष्काम कर्म आते हैं। मतलब कर्म करो, काम करो, रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है। तो ये है आपका कर्म योग। ठीक है। फिफ्थ जो आता है वो है जन योग, है ना? पाथ ऑफ विस्डम, जिसे क्या कहते हैं हम? पाथ ऑफ विस्डम। ठीक है। यहाँ पर आप इतना पढ़ लेते हो, अपना खुद को इतना इंटेलेक्चुअली डेवलप कर लेते हो, और आपको एक समझ आ जाती है आपके अंदर। आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, और इस दुनिया में, इस जीवन में मेरा पर्पस क्या है। आप सारी चीजें एनालाइज कर लेते हो। ये होता है जन योग। ठीक है। और लास्ट सिक्स्थ पाथ है वो है जाप योग। जो नाम जप हम करते हैं ना, वही है ये। ठीक है। इसे हम कहते हैं पाथ ऑफ साउंड। पाथ ऑफ साउंड। जो भी हम आवाज निकालते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो साउंड है, उस साउंड में ना वाइब्रेशंस होती है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है, निगेटिव वाइब्रेशंस होती है। पॉजिटिव एनर्जी होती है, निगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कि आप अगर गाली दे रहे हो तो गाली इज नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। गाली सबसे नीचे आती है, लोएस्ट एनर्जी है, लोएस्ट वाइब्रेशन है ना? और सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन क्या है? सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन है जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, जब हम भक्ति से, डिवोशन के थ्रू भगवान का नाम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, ये जो भी है, हम 1000, 2000, 10,000, 15,000, लाख, 2 लाख बार जब हम नाम जप करते तो हमारे ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस घूमना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से आप धीरे 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 काम होते हो, रिलैक्स होते हो। आपको आपकी लाइफ का जो पाथ है वो क्लियरली विजिबल नजर आता है।
आपका लस्ट कम होता है, आपका एग्रेशन कम होता है ना। तो ये जो चीज है इसे हम कहते हैं जाप योग, जप योग या जो भी है, ठीक है। इसमें जो वाइब्रेशंस होती है, इधर लिखा गया है देखिए, कॉस्मिक वाइब्रेशन, ये जो है ये पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, कॉस्मिक वाइब्रेशंस। ओके, तो ये होता है आपके पाथ, जो 6 पाथ हमने देखे। सबसे पहला पाथ जो हमने देखा वो है सॉरी हाथ योग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने देखा वो है राज योग, थर्ड भक्ति योग, फोर्थ है कर्म योग, देन जन योग, एंड लास्ट है जाप योग, ठीक है। तो ये पाथ है इंटेग्रल योगा के। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, मैं एक बात बताना आपको भूल गया इसमें, ठीक है। जब हम इंटेग्रल योगा की बात करते हैं तो श्री औरोबिंदो तो ही इज अ पायनियर, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया था। लेकिन द मदर करके भी एक है, द मदर, जिनका नाम लेना मैं भूल गया। सो इनका नाम है मीरा अल्फसा, मीरा अल्फसा। तो ये और श्री औरोबिंदो, इन दोनों ने मिलकर जो इंटीग्रल योगा है इसको पॉपुलराइज्ड किया और इसको फिलोसॉफिकली डेवलप किया। तो ये दो लोग थे, मैंने श्री औरोबिंदो का नाम लिया, लेकिन ये भी एक शख्स है जिन्होंने इसके अंदर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये है स्टेजेस, मेनली जो है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने की स्टेजेस है। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस, ये खुद को ट्रांसफॉर्म करने की स्टेजेस है। और कितनी स्टेजेस है टोटल? 3 स्टेजेस है इसमें। खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहली स्टेज है साइकिसिसेशन, ठीक है। सबसे पहली जो स्टेज है हमारे पास वो है साइकिसिसेशन, ठीक है। अब इसे हम कहते हैं साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं हम इसे? साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। अब ये जो साइकिक है, इस वर्ड का मीनिंग हम सबको ही पता है, बिकॉज साइकोलॉजी स्टूडेंट है ना। इसका मतलब तो माइंड होता है सर, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब होता है माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे माइंड को ट्रांसफॉर्म करना। किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे? चलो, इसे जो है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन को हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ऐसा समझिए कि हमारे लाइफ में जैसे हम पैदा हुए हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे कई सारे प्रॉब्लम्स आती हैं। और हम क्या करते हैं, हमारा क्या काम है कि हम प्रॉब्लम्स जो है, जो बुरी चीजें हैं हमारे लाइफ की, हम उसको स्टोर करते हैं, है ना। वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, मेरे दोस्त ने मेरे साथ क्यों धोखा दिया, मेरे पैसे का क्यों नुकसान हो गया, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है ना। और हम उसे बार बार रिपीट, टेलीकास्ट में कभी अकेले बैठे हुए हैं तो रिपीट करते रहते हैं। उससे होता क्या है, क्या होता है उससे? प्रॉब्लम्स, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, है ना। जैसे कि आग जल रही है समझ लो, और उसके ऊपर मैंने एक कुछ बर्तन रख दिया, और वो बर्तन गर्म होगा। अब मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया तो मुझे ऑब्वियसली मेरा हाथ जल जाएगा, है ना, जलेगा मेरा हाथ। तो आग बंद करना, ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। अब आग बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो बर्तन ठंडा हो जाएगा, उसके ऊपर आप हाथ रख सकते हो, है ना। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो जो कचरा है दिमाग में का, उसे निकालो, इकट्ठा करो सब, और उसे एक बोरे में बांधो। ये सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअलाइजेशन, मतलब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना।
अब जैसे कि आपका माइंड क्लियर हो गया, आपका माइंड क्लियर हो गया, सारा कचरा हमने इकट्ठा कर दिया, उसे बांध दिया, उसे फेंक दिया, अब माइंड पूरा क्लियर है ना? मतलब वो जो आग जल रही थी, वो आग हमने बंद कर दिया, अब उसके ऊपर का जो बर्तन है वो शांत हो गया है। अब अगर आप उसे हाथ लगाओगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, आपका हाथ नहीं जलेगा और आप रिपेल भी नहीं करोगे हाथ, छू सकते हो उस बर्तन को। यही लाइफ है कि आपका माइंड खाली हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, ओवर थिंकिंग नहीं है, तो आपका जो बिहेवियर है, जो एग्रेशन है वो कम हो जाता है, आपकी बोलने की टोन है वो शांत हो जाती है, आप चीज़ों को समझते पहले हो, रिएक्ट बाद में करते हो। नहीं तो पहले कैसा हो जाता था, आप रिएक्ट कर देते थे, समझ ही नहीं पाते थे चीज़ों को, है ना? तो इतना चेंजेस आता है। तो ये जो है ये है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आपका फिजिकली आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हो, है ना? शांत हो गए हो अब आप, वाइटल ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, ब्रीदिंग अच्छी होगी, सब शांत हो गया ना, सब खाली खाली हो गया। अब ओवर थिंकिंग ही नहीं है, एंग्जाइटी ही नहीं है, तो कॉर्टिसोल कैसे बढ़ेगा, एड्रेनालिन कैसे बढ़ेगा, गाबा रिसेप्टर कैसे डिस्टर्ब हो गए, डोपामिन कैसे डिस्टर्ब होगा? अगर कोई डिस्टर्ब हो ही नहीं रहा है तो ना मेरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ना मुझे पैनिक अटैक आएगा, ना मुझे एंग्जाइटी होगी, ना ये सब कुछ हो ही नहीं रहा है मुझे, तो फिर मैं नॉर्मल हो जाऊंगा ना, मेरे वाइटल ऑर्गन नॉर्मली काम करेंगे, ना बीपी हाई होगा, ना हार्ट बीट बढ़ेगी, कुछ नहीं होगा। तो ये है आपका वाइटली इंप्रूव हो रहा है आप स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में, मेंटल स्टेट इंप्रूव हो रही है, मेन मुझे आपका ब्रेन, आपका माइंड इंप्रूव हो रहा है ना? माइंड पूरी तरह से खाली है तो आप चीज़ों को एनालिटिकली सोच पा रहे हो, उसके ऊपर अच्छे से काम कर पा रहे हो। तो ये है आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है सुप्रा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये लास्ट स्टेज है। ठीक है, सुप्रा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये लास्ट स्टेज है, जिसे सुपरामेंटलाइजेशन भी कहते हैं हम। ठीक है, ये फाइनल स्टेज है, इसके ऊपर हम डिवाइन एनर्जी से जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक मैं सिंपल अगर वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, इस मटेरियल वर्ल्ड की जो लिमिटेशंस है, इस लिमिटेशन से मैं डिटैच हो जाता हूँ, मुझे अब इससे कोई मतलब नहीं है। मैं समझ चुका हूँ कि ये मेरी बॉडी, ये मेरा जो ब्रेन, मेरा जो माइंड, ये सब कुछ बस यही रह जाने वाला है। जो मेरे साथ रहेगा वो मेरी आत्मा है, और हम आत्मा के लिए कभी काम नहीं करते, हम हमारे सोल के लिए, हमारे माइंड के लिए तो कभी काम नहीं करते, है ना? तो यहाँ पर सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम वो लेवल पार कर देते हैं और हम डिटैच हो जाते हैं, मटेरियल से, लिमिटेशन से डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं सुप्रामेंटलाइजेशन या सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम पूरी तरह से आज़ाद हो रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या हो जाता है कि ये जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन और टाइप ऑफ बीइंग्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो वो थोड़ा आप क्लियर रखना इस चीज़ में कि टाइप ऑफ बीइंग, अभी हम जो है, हमारे नेचर है, ये तीन नेचर है हमारे। ठीक है, कि हमारा एक आउटर बीइंग है, ये जो मेरा एक्सटर्नल वाला पार्ट है, एक इनर बीइंग है, मतलब इंटरनल जो है मेरा, और एक साइकिक बीइंग है, मतलब मेरा माइंड जो है। ठीक है, आउटर बीइंग जो है, जो फर्स्ट वाला जो है, इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो इसे हम दिखावा कहेंगे। ठीक है, बड़ी गाड़ी, अच्छे कपड़े, मेकअप, आईफोन, आईपैड, सब कुछ चीज़ें दिखावा, तो ये दिखावा है। आउटर बीइंग मतलब ये आपका फिजिकल एक्सपीरियंस, आपके वाइटल एक्सपीरियंस, आपका मेंटल एक्सपीरियंस, ये सारा चीज़ें दिखाने का जो काम करता है, ये है आपका आउटर बीइंग। ठीक है, और यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। लास्ट में जब पता चलता है कि ये जो कुछ भी हमने किया है पूरी ज़िंदगी भर, इसका मतलब क्या बनता है? कुछ मतलब नहीं बना, है ना? तो सबसे ज़्यादा टाइम हम इसी में स्पेंड कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता एक्चुअली। तो ये हमारा आउटर बीइंग है, ये हमारा आउटर फिजिकल बीइंग है। सेकंड आता है इनर बीइंग। ठीक है, सेकंड क्या है आपका? इनर बीइंग।
तो ये जो आउटर बीइंग और इनर बीइंग है ना, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, ये ट्रांजिशन में होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, कि अंतरात्मा कुछ कह रही है, बाहर कुछ हम और अलग कर रहे हैं, तो ये है आपका इनर बीइंग। ठीक है, और जो थर्ड होता है वो है साइकिक बीइंग। ये इनर मोस्ट है आपका, ये आपका बहुत ही इनर से भी इनर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सोल है ये परमानेंटली इवॉल्व हो जाती है, ये इस चक्कर में नहीं रहती। जैसे कि मैंने कहा, डिटैच हो जाना, पूरी तरह से खुद को इस मटेरियल वर्ल्ड से या लिमिटेशन से दूर कर देना। आपको पता है, मरने के बाद ऊपर तो कुछ मैं लेकर नहीं जाऊंगा, ना ये बॉडी, ना ये कपड़े, ना पैसा, ना खूबसूरती, ना मैंने कितना सीखा है, मैं कितना होशियार हूँ, कुछ नहीं लेकर जाना है मैंने। लेकिन ये समझने को बहुत उम्र निकल जाती है लोगों की, और जिस दिन ये समझ में आता है तो आप हर चीज से डिटैच हो जाते हैं, और आप, आपकी जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, आपकी जो वाइटल ऑर्गन्स है, इसे अपना ना समझते हुए इसे एक मशीन की तरह ट्रीट करते हो, इसे एक इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करते हो। ठीक है, कि ये मशीन है और इसकी एक एक्सपायरी डेट है, और एक्सपायरी डेट पे ये मशीन खत्म हो जाएगी, तो मुझे दूसरी मशीन लेना पड़ेगी। इस लेवल पर आप पहुंच जाते हो, और आप खुद को, या आपकी जो एक्सटर्नल बॉडी है, इंटरनल ऑर्गन्स है, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, इन सब को आप एक मशीन की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करना स्टार्ट करते हो। इसे हम कहते हैं साइकिक बीइंग। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? साइकिक बीइंग। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट जोन पर। ठीक है, इंटरमीडिएट जोन में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसे। इंटरमीडिएट जोन इट्स सिंपलेस्ट कंसेप्ट। ओके, फर्स्ट होता है द ट्रैप। क्या है फर्स्ट? ट्रैप। फंस चुके हो आप, जैसा चूहा फंस जाता है ना जाल के अंदर, मछलियाँ फंस जाती है जाल के अंदर, वैसे ही हम इस लाइफ के, इस सोसाइटी के, या इस जीवन के ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ये वो ट्रैप है जो हमें ना डिल्यूजन या इल्यूजन देता है कि मुझे उस जैसा बनना है, मुझे इतना अमीर बनना है, इतना करोड़पति बनना है, ये करना है, वो करना है, इल्यूजन क्रिएट होता है सारे, है ना? तो ये जो है ये ट्रैप है। उसके बाद आता है ईगो टेक ओवर। उसके बाद क्या आता है? ईगो का टेक ओवर होना। ठीक है, कि मुझे ये करना ही है। वो होता है ना एक, मैंने मूवी देखा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये क्या है? ये ईगो है ना? कि ये मेरे को छोड़कर चली गई, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मैं कितना पावरफुल बन सकता हूँ। वो मेहनत करेगा, माँ बाप के लिए मेहनत नहीं की इसने, लेकिन लड़की के लिए कर लेगा मेहनत, है ना? ये क्या है? ये ईगो है। ठीक है, ईगो ने टेक ओवर कर लिया आपको। देन द डेंजर, जब आदमी इगोइस्टिक हो जाता है, जैसे कि रावण था ना, रावण भी तो बहुत होशियार था यार। मतलब भजन कीर्तन, अभी भी हम वो जब वो बोलते जटाटवी गलत, मतलब जो भी है शिव तांडव, वो भी तो रावण ने लिखा है। मतलब रावण बहुत होशियार था, विद्वान था, वो डांस अच्छा करता था, बहुत पावरफुल था, सब कुछ था। पर क्या है डेंजर, क्या हो गया फिर? ईगो ने टेक ओवर कर लिया ना, ईगो ऊपर चला गया बहुत, भगवान से भी बड़ा खुद को समझने लग गया वो। तो क्या हो गया फिर? डेंजर हो गया, है ना? कि डिजास्टर में चले गए आप फंस गए हो कि सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बीच में आप फंस चुके हो। और फिर लास्ट आता है द सॉल्यूशन, है ना? सॉल्यूशन, परसीव योर ट्रू नेचर टू पास थ्रू विदाउट हार्म। ये समझना जरूरी है कि ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये कित तक सही है। और जब हमने ये चीज समझ ली, तो हमारा रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। बस यही सॉल्यूशन है। और ये किस तरह से पता चलेगा हमको? तो वो पता चलेगा हमें इंटेग्रल योगा के थ्रू। कहाँ से पता चलेगा? इंटेग्रल योगा के थ्रू। ये कुछ साइड में मैंने दिया हुआ है कि माइंड ट्रैप्स टू अवॉइड। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग नहीं करनी है। ठीक है, एक तो बहुत अच्छा सोच लोगे, एक तो बहुत बुरा सोच लोगे, ऐसा नहीं करना है। आई शुड बी, डू, हैव,
बहुत अलग अलग माइंडसेट है इस बारे में। मुझे लगता है कि वी डू हैव के हिसाब से लोगों ने सोचना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हैव डू बी होना चाहिए, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि कौन सी चीज़ आपके लिए सुटेबल है। ठीक है। देन इमोशनल रीजनिंग, वो इंसान छोड़ के चला गया है आपको, और उसके बारे में भी आप ही कुछ सोच रहे हो कि वो ये कारण की वजह से छोड़ के गया होगा, मुझे ये कारण की वजह से बॉस ने निकाला होगा, ये कारण की वजह से मुझे लोग हेट करते हैं। अरे उनके लिए भी तुम ही सोचोगे, इतना इमोशनली क्यों सोचना है? मतलब जो गया जो गया, जो रहा वो रहा, जो रह गया है वो भी रहने नहीं वाला। ठीक है, खुद भी नहीं रहने वाले हो, तो मतलब क्यों इतना सोचना है ना? तो इमोशनल रीजनिंग और ये थिंकिंग वगैरह सब बकवास बात है, छोड़ देना है ये सब। ठीक है। फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, जो हम 90% लोग करते हैं, फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, नेगेटिव्स के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे। क्यों करना है नेगेटिव्स के ऊपर फोकस? हाँ, एग्जाम देने जा रहे हो, क्या मैं पास होऊंगा? अरे होगा नहीं होगा देख, पहले लिख तो भाई, पेपर तो लिख। तो निगेटिव्स के ऊपर नहीं करना है हमें फोकस। माइंड रीडिंग एंड अज्यूमिंग, ठीक है, माइंड रीडिंग एंड अज्यूमिंग नहीं करना है कि ये हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, अरे यार इसने मेरे पास देखा नहीं, इग्नोर कर दिया। जिस चीज से ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, एंग्जाइटी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, वो चीज सोचनी ही नहीं है। अज्यूम भी मत करो, माइंड भी मत रीड करो। ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वर्स्ट केस सिनारियो, वो मुझे छोड़ के चली गई तो, मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं ईएमआई कैसे भरूंगा, घर का भाड़ा कैसे भरूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं भाई, मत, वर्स्ट केस सिनारियो मत सोचो। ठीक है, अच्छी चीजें सोचो तो अच्छा होगा। मैनिफेस्टेशन नाम सुना होगा कभी, तो करना स्टार्ट करो। अच्छी चीजें सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, है ना? और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो बहुत ही ज्यादा लोग करने लगे हैं आजकल, कंपेयरिंग योर सेल्फ। खुद को किसी से कंपेयर मत करो। कोई अगर 1 करोड़ महीना कमा रहा है और तुम 50,000 महीना कमा रहे हो, तभी भी तुम बेस्ट हो। वो उसकी जगह बेस्ट है, तुम तुम्हारी जगह बेस्ट हो। कोई ज़रूरत नहीं है कंपेयर करने की। ठीक है, उसके लाइफ का पाथ अलग है, आपके लाइफ का पाथ अलग है। अगर सभी लोग एक ही पाथ पे चलने लगे तो सोचो कि हम जिएंगे कैसे, है ना? घर कौन साफ करेगा, खाना कौन बनाएगा, कचरा कौन साफ करेगा, इलेक्ट्रिशियन कौन बनेगा? सभी अगर एक ही बात पे चलने लगे तो फिर मतलब होटल्स कब चलेंगे? कुछ नहीं हो पाएगा दुनिया में। जो है जहाँ है जैसा है सही है। ठीक है, तो कंपेयर मत करो। ठीक है, मुझसे बेटर मिल गया उसे तो वो मुझे छोड़ के अरे भाई, कोई बेटर मिला नहीं है, कोई बेटर है भी नहीं। ये इल्यूजन है हमारे ब्रेन का। ये हमारा ब्रेन के अंदर एक डिल्यूजनल थिंकिंग आती रहती है बार बार, क्योंकि हमारा माइंड हमारा कंट्रोल में नहीं है ना। हमारा माइंड हमारे, तो वो कंट्रोल में नहीं है, तो हमें लगता है कि वो चीज़ बेहतर है, लेकिन असल में जब हम एक सेटल उम्र तक पहुंच जाते हैं तब पता चल जाता है कि नहीं, ये तो मतलब बकवास चीज़ है। मतलब खुद को वक्त देना नहीं हुआ, खुद को संवारना नहीं हुआ हमें, लेकिन हम दूसरों के अंदर नुक्स निकालते रह गए कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, वगैरह वगैरह। सो ये सब बातें छोड़ो, है ना? कंपैरिजन करना बेस्ट है, मत करो कंपैरिजन। तो ये कुछ माइंड ट्रैप्स है जिसे आप, जिसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा इंटेग्रल योगा। नेक्स्ट, इसकी सारी जो नोट्स है आपको मिल जाएगा। तो जस्ट वीडियो के नीचे ग्रुप हो, वो ग्रुप में ज्वाइन कर लो, आपको सारे नोट्स वगैरह जो कुछ भी है सब मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।